कैसे हो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट और दूसरा सिंपल पेंडुलम। ठीक है। इसको हम जो है ना डायमेंशन को यूज़ करते हुए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फिडल बुक जो है ना फिडल बुक है फिजिक्स का, उसमें ये मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना इसमें इशू है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्क्रीन में ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपके पास एच है, यानी एच आप यहाँ पे लिख लो एच पावर ए, यानी ये जो प्लांक कांस्टेंट है इसके ऊपर पावर है। अब जो है ना इस प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कहाँ से आई है, डायरेक्ट उसने ये लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिखी, कहाँ से आई है, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, अब देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम इसी ही को डिराइव करेंगे। ठीक है। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड सिंपल पेंडुलम। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, प्लांक कांस्टेंट। एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब सबको पता है कि प्लांक कांस्टेंट का जो फार्मूला है इक्वल इक्वल एच एफ, where f represent frequency and h represent Planck constant and E is energy। ये हम सबको पता है। अच्छा, इसको सबसे पहले एक जर्मन फिजिसिस्ट मार्क्स प्लांक ने इसको डिराइव किया था। ये क्वांटम थ्योरी जो द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी, सबसे पहले उसने इसको डिराइव किया था, इस इक्वेशन को। तो अब हम इस एच की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं, इसको देख लेते हैं। ये जो एच, इट्स इम्प्लाइज दैट एच इक्वल ई एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। सो एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी एंड वर्क ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी एक ही डायमेंशन रखते हैं। इसका मतलब ये बना कि अगर वर्क की जो डायमेंशन है वो एनर्जी ही की डायमेंशन होगी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक एनर्जी, जो जो जिस किस्म की भी एनर्जी हो, जिस टाइप की भी एनर्जी हो, उन तमाम की तमाम जो है ना एनर्जी की जो डायमेंशन है मस्ट बी सेम। इवन ई इक्वल एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन इक्वेशन, फेमस इक्वेशन डिराइव किया था, उसकी भी वही डायमेंशन होगी। तो इसका मतलब ये माना कि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम रहेगी। ठीक। तो हम इस एनर्जी की जो डायमेंशन है इन टर्म ऑफ वर्क हम इसको डिराइव करेंगे। अब आप देख लें कि एनर्जी यानी ई इक्वल डब्ल्यू, और उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं ना एफ डॉट डी। ठीक है। एफ फोर्स इक्वल डॉट डी। अब आप देख लें स्टूडेंट के ई इक्वल, अब एफ किसके इक्वल है, न्यूटन सेकेंड ला, एम ए, ये इसके इक्वल है, डॉट, और उसके बाद फिर डी। अब आप थोड़ा गौर से देख ले स्टूडेंट कि एक मिनट में इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देख ले कि स्टूडेंट इसका जो डायमेंशन है कैपिटल एम ऐसे लिखते हैं ना। ठीक। और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है एल, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आप लिख लें। एंड देन फिर आप लिख लें जो डी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, रेडियस, इसका जो डायमेंशन है वो हमारे पास है एल है, इसे हम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देख लें कि एनर्जी इक्वल एनर्जी इक्वल, सो इन तमाम डायमेंशन को आप कंबाइन कर लें, सो इट मस्ट बी इक्वल टू एम। अच्छा, अब आप देख ले कि आपके पास दो एल है, एक ये एल है दिस वन, एक ये एल है, दूसरा एल ये है, कैपिटल एल। सो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ना कि एल, सॉरी एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, देख लें आप यहाँ पे कैपिटल
एम एल स्क्वेयर एंड टी पावर -2 ऐसे लिखते हैं ना। इन सारे डायमेंशन को हमने जो है ना इसको कलेक्ट किया। अच्छा, ये तो थी आपके पास एनर्जी की डायमेंशन। अच्छा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। लुक एट दिस, इस इक्वेशन की तरफ आते हैं, ये वाला इक्वेशन, दिस वन, इस इक्वेशन की तरफ आते हैं वापस। लेकिन फ्रीक्वेंसी को भी हम इसकी भी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, कि फ्रीक्वेंसी इट इज़ इक्वल टू आपके पास टाइम। सो ये टाइम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम एंड इट इज़ इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, टी पावर -1, इसे हम लिख सकते हैं। आई थिंक कोई इशू तो नहीं होगा, ठीक है। सो इसी को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस इक्वेशन में, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें आप पुट कर लें। सो फर्दर हम फिर अब इसको लिख सकते हैं ना कि एक मिनट, सॉरी, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, एच इक्वल एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एनर्जी की हमने डायमेंशन कैलकुलेट की, वो है हमारे पास ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल एम एल स्क्वायर एंड टी पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, सो द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टी पावर -1। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। इस टी जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर लेके जाओ, सो रिजल्ट आपके पास आ जाता है ना, यानी कैपिटल एम एल स्क्वायर, ठीक, टी पावर -2 और उसके बाद टी पावर +1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है वो फिर प्लस हो जाता है। सो आपके पास जो प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो यानी जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि कैपिटल एम एल स्क्वायर एंड, अच्छा, एल स्क्वायर, ठीक है, और साथ टी पावर -1, ठीक है, माइनस, अच्छा सॉरी, -1 इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये टी पावर -1 इस तरह से आ जाता है। सो ये टी पावर -1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेन में कभी कभार इशू बन जाता है जिसकी वजह से फिर जो है ना वो सही राइटिंग नहीं करता। सो ये आपके, ये जो है ना, ये दिस वन, ये डायमेंशन है ऑफ प्लांक कांस्टेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में। सो एम एल स्क्वायर टी पावर -1, ये है डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमने सिंपल पेंडुलम के मुतालिक हमने बात की थी, सिंपल पेंडुलम। सो सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे आप देख लें कि इसका जो डायमेंशन को यूज़ करते हुए हमने एक फार्मूले को डिराइव करना है। अच्छा, ये जो है ना, ये प्लांक कांस्टेंट जो था, इसको तो हमने ये जो प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव अ फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। देख ले, एक मिनट में इसको, अच्छा, ये वाला, ये एग्जांपल, ये बहुत फेमस भी है, इसी ये बहुत फेमस एग्जांपल है और अक्सर ये एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है। इसको आप देख लें। सो ये सिंपल पेंडुलम है और थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। फिर अच्छा, फिर इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पेंडुलम होता है आपके पास, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे एक पेंडुलम है सपोज, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये वाला, एक मिनट। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये जो पेंडुलम है, इसकी यहाँ पे ये इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जो जो आपके पास जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। यहाँ जो थीटा बन रही है इस पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे एम होता है, वो भी इसमें मौजूद होता है। अच्छा, तो
ये सारे पैरामीटर जो एक पेंडुलम के लिए रिक्वायर होती है, जो पेंडुलम की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर यहाँ पे मास नहीं होता तो फिर तो आप उसको पेंडुलम ही नहीं कह सकते, कोई आम सी रस्सी होगी। तो यहाँ पे इनके साथ मास जो है ना ये कनेक्ट है। इस रस्सी या जो 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 स्ट्रिंग है, इसकी जो लेंथ है वो एल है और यहाँ पे थीटा बन रही है। तभी अच्छा, और साथ साथ जो है ना स्मॉल जी की वैल्यू भी, क्योंकि ग्रेविटी ही की वजह से जो है ना ये पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट होता है। अगर जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फिर तो पेंडुलम का जो जो आइडिया है वो ख़त्म हो जाता है, यानी पेंडुलम ही नहीं रहेगा। सो ये जो ना थीटा, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ये जो थीटा, यानी दिस वन, ये थीटा और क्या स्मॉल एल, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास, और ये स्मॉल जी, इसी वजह से उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वन। अब हम इसको डायमेंशन को यूज़ करते हुए जो है ना इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इसको भी डिस्कस कर लेते थीटा को भी। अब ये देख ले कि जो थीटा है, थीटा यहाँ पे आप देख ले थीटा, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस तरह लिखा है कि एल, और इस तरह फिर एल माइनस वन, और इसके ऊपर फिर उसने सी लिखा हुआ है। लेकिन ये उसने एल क्यों लिखा हुआ है? लेंथ जो है वो तो हाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और इस तरह से रेडियस की डायमेंशन है, तो यहाँ थीटा की क्या ज़रूरत है? देखो थीटा जो है ना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा जो है, थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आप ये जहन में रख लें। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका ताल्लुक तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, यानी ये बेसिकली एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आप देख लो गौर से कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, लुक एट दिस, कि ये लिमिटेशन है डायमेंशन की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुतालिक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये डायमेंशन की लिमिटेशन है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो फिर यहाँ पे उसने ये क्यों लिखा है? आपको पता होना चाहिए कि एल और एल पावर माइनस वन, इससे क्या रिजल्ट आता है? इससे आता है एल पावर ज़ीरो, और उसके बाद फिर क्या आता है? वन आता है। लिहाजा इसको अगर आप ना भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको लिखा हुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वजह वजह है कि एल पावर ज़ीरो से तो वन आता है, लेकिन जब एल पावर ज़ीरो से वन आता है तो फिर यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत थी? चूंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुताबिक, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देख ले स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, एक मिनट, इसको मैं इरेज करता हूँ। अच्छा, अच्छा स्टूडेंट ये देख लें कि आई होप कि अब यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के मुतालिक हम बात करते हैं और इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम के मुतालिक। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना कि एक पेंडुलम होता है, उसके साथ स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग के साथ फिर मास, और उसके साथ फिर यहाँ पे एक एंगल बन रही है, ठीक है, थीटा। और उसके बाद फिर ये इसकी एल लेंथ है, और यहाँ पे जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। सो इन तमाम पैरामीटर की वजह से ये पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, और इससे फिर हम इसके जो टाइम पीरियड है वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देख ले स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे कि t is directly proportional to m पावर a, ऐसे लिख लें, ठीक है, m पावर a लिख लें, एंड l पावर b लिख लो, एंड थीटा पावर c लिख लें, और उसके बाद फिर g लिख लें, क्योंकि वही यही पैरामीटर है जिस पे पेंडुलम डिपेंड करता है, ठीक है, ये आप d लिख लें। अब इसको इसको जो है ना, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख ले कि t इक्वल कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, एंड m पावर a
एल पावर बी थीटा पावर सी एंड जी पावर डी, ऐसे लिख लें। ठीक है, ये है हमारे पास दिस वन, ये जो है ना, ये दिस वन, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी फिर कांस्टेंट में हमने कन्वर्ट की। अब हम आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को कि टी इक्वल, ये टी, अब ब्रैकेट आप लिख लें, एक मिनट, ब्रैकेट आप लिख लें। अब टी के जो डायमेंशन है वो हमारे पास है कैपिटल टी। अच्छा, फिर आप साथ एम भी लिख लें, एम पावर ज़ीरो। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं एम पावर ज़ीरो हमने क्यों लिखा, क्योंकि एम पावर ज़ीरो से वन आता है। अच्छा, फिर भी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम है, यहाँ पे एम मौजूद है, इस वजह से इसके लिए है, क्योंकि हम जब बाद में पावर को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एम होना चाहिए, ताकि जो पावर आपस में कंपेयर करेंगे तो कम से कम एक पैरामीटर जो है ना, एक इमेजनरी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर है एल पावर ज़ीरो। ठीक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। सो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लें, एंड देन फिर आप लिख लें कैपिटल एम। ठीक है, ये लिख लें, इसके ऊपर आप लिख लें ए लिख लें, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट मैंने लिखा है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये फिर एल लिख लें, एक मिनट में इस मुख्तलिफ पेन को, अच्छा ये, सॉरी, ये पेन में ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। ये ए है एंड दिस इज़ एल, और एल जो है ये आपके पास है बी, और उसके बाद फिर, अच्छा यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल एल लिखना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल एल, एल एंड दिस इज बी, और उसके बाद फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दिस वन। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल और एल पावर -1, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और एल पावर ज़ीरो से क्या आता है, वो वन आता है। और उसके मुख पर फिर आप सी लिख लें, और उसके बाद फिर आप लिख लें ये स्मॉल जी की वैल्यू क्या है। अब स्मॉल जी की आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड कैपिटल एल टी पावर -2, ये लिख लें, और उसके ऊपर फिर आप डी लिख लें। सही है। अच्छा, अब आप देख लें स्टूडेंट के इन तमाम को आप कंबाइन कर लें। ठीक है, सो कांस्टेंट, और उसके बाद फिर आप लिख लें कि ये एम। अच्छा, अब आप देख लें कि ये एम, इसके ऊपर आप ए लिख लें। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अब यहाँ से तो इस एल से तो ज़ीरो आएगा, यानी अब ये एल पावर ज़ीरो से तो वन आता है ना, लिहाजा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि एल पावर, यानी ये वाला डी, दिस वन, और ये और इसके ऊपर, ठीक है, ये भी, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, एल के ऊपर भी है, टी के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है ना। तो फिर आप लिख लें कि बी प्लस डी। क्यों लिखा है ऐसा, इसलिए कि आपके पास ये बी है, एक तो ये बन गया, यानी ये बी, दूसरा आपके पास ये डी भी है ना, डी तो इस एल के ऊपर भी है ना, लिहाजा दोनों को हमने कंबाइंड लिखा। एक स्टेप मैंने मिस किया हुआ है, लिहाजा आप इसको आप खुद कर लें। अच्छा, और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि एल पावर ज़ीरो से क्या आता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एल पावर ज़ीरो से तो वन आता है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हम स्कीप कर देते, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास ए टी पावर -2 डी, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। सो ये अब आपके पास ये एक रिलेशन बन गया। सो अब देख लें कि इस राइट साइड पर आप देख लें कि टी पावर एम पावर ज़ीरो और एल पावर ज़ीरो। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, और उसके बाद फिर एम पावर ए। ठीक है, एंड एल पावर बी प्लस डी, एंड इसके बाद है फिर टी पावर -2 डी, ऐसे आप लिख लें। ठीक है, अब इसके जो पावर है, इसके जो पावर, यानी ये पावर और ये पावर आपस में कंपेयर कर ले, ये भी एम है और ये भी एम है, दोनों का आपस में इस तरह से
कंपेयर कर लो। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ये ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब याद रखना का स्टूडेंट, ये जो ना, इसको भी आप कंपेयर कर ले, बी प्लस डी। यहाँ पे आपके पास एल पावर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये मैंने क्या कर, आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, बी प्लस डी इक्वल, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, थर्ड है ना आपके पास ये टी पावर माइनस 2d, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है ना, 1। तो इसका मतलब ये बना कि आप इसके साथ इसको कंपेयर कर ले। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आपके पास बन जाता है -2d इक्वल 1 आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस रिलेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब देख लें स्टूडेंट कि ए की वैल्यू तो आपके पास 0 है, ठीक है, ये बात तो हमने मान ली। अब इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि d इज इक्वल टू माइनस, यानी माइनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/2, ऐसे लिख लें, -1/2, ठीक है, -1/2 ऐसे हमने लिख लिया। ये नहीं, ये हमने लिख लिया इसको इस तरह से। अब इसका मतलब कि d की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2, ठीक है। अब हमारे पास तो एक इक्वेशन ये भी है ना, ये इक्वेशन भी है ना, तो यहाँ पे आप बी डी की वैल्यू पुट कर लें। सो b प्लस इंटू -1/2, ये d की वैल्यू हमने पुट की है, और आपके पास फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, b इक्वल 1/2, आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को, यानी आपके पास ए की वैल्यू 0, ए की ये वैल्यू बन गई, और इसके बाद फिर आपके पास ये डी की वैल्यू बन गई, ठीक है, और ये आपके पास बी की वैल्यू बन गई। इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐसे करो कि इसको आप पुट कर लें यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप इसको पुट कर लें, ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ पे आपने इसको पुट करना है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको पुट करना है। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब देख लें फर्दर, देख लें स्टूडेंट, अच्छा क्या रिलेशन था हमारे पास, ये रिलेशन था हमारे पास कि ये t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, और उसके बाद था रिलेशन हमारे पास m पावर a, ठीक है, और उसके बाद फिर था l पावर b, ठीक है, और उसके बाद फिर थीटा, थीटा के पावर c जो था उसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये l पावर 0 से तो 1 आते हैं, लिहाजा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी हमारे पास थीटा जो था उसकी डायमेंशन में क्या लिखी थी, l पावर l-1 लिखी थी, ऐसे है ना। जब l पावर l-1 लिखी तो इससे क्या रिजल्ट आता है, l पावर 0 आता है, l पावर 0 से क्या आता है, वो तो 1 आता है, ठीक है, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे पास ही g की वैल्यू, अब g की वैल्यू जो है ना हमारे पास d यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब ये तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, जितने भी आप यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर ले, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, मैं पेज को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब आप देख लें स्टूडेंट कि t इक्वल, सो यहाँ पर कांस्टेंट लिख लें, ठीक है। अच्छा, m पावर, यानी आपके पास m के a की वैल्यू क्या थी आपके पास, सो जो a की वैल्यू है आपके पास 0, ठीक है, ये तो 0 बन गई। अब b की वैल्यू क्या है आपके पास, l पावर -1/2, ठीक है, ये बन गई, और g की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 बन गई, ठीक है। अच्छा, m पावर 0 से क्या आता है, m पावर 0 से 1 आता है, ठीक है, m पावर 0 से क्या आता है, 1 आता है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देख ले कि t इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, l पावर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि g पावर 1/2 डिवाइडेड बाई l पावर 1/2, यानी जो पावर चूंकि माइनस है, लिहाजा अगर आप इसको डिनोमीटर में लेके जाते हैं तो फिर तो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप देख ले कि कांस्टेंट
ठीक है। सो अब रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इसको हमने ए से लिख लिया, ठीक है जी। एंड और उसके बाद फिर एल को भी हमने ए से लिख लिया, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देख लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये टी इक्वल कांस्टेंट, और पूरा का पूरा आप टर्म लिख लें कि ये जी डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू आपके पास आ गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और ये देख ले स्टूडेंट कि यहाँ पे जो बुक में आपको दिया गया है, लुक एट दिस, ये वाला, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि ये फार्मूला जो था ये हमने इसको डिराइव किया। लेकिन एक बात जहन में रख लें, यहाँ पे इनके साथ अगर 2 पाई है कांस्टेंट में 2 पाई, लेकिन 2 पाई जो है वो तो इनके साथ नहीं है यहाँ पे। वजह वजह ये है कि हमने पहले ही ये पढ़ा है कि ये लिमिटेशन है डायमेंशन की, तो वो आपको कांस्टेंट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। मिसाल के तौर पर ये देख ले कि आपके पास डायमेंशन एनालिसिस, ये देख ले कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट डिटरमिन द डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन इज कांस्टेंट, ये आपको कोई इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक नहीं देता। लिहाजा यहाँ पे हमने फार्मूला तो डिराइव किया, लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट के मुतालिक आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। ये उसकी रिस्ट्रिक्शन या उसकी लिमिटेशन आप कह दें। तो अब स्टूडेंट ये भी आप देख लें, ये भी आसान है। वेलोसिटी का आपको पता है कि डायमेंशन क्या है और टी क्या है आपके पास, ये तो टी यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये भी आसान है। आप ये देख ले यहाँ पे वी है, वेलोसिटी का आपको डायमेंशन का पता है, और एक्स क्या है, ये डिस्टेंस कंसीडर कर ले, यानी एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, ये एल स्क्वायर है, बेसिकली ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसके अलावा ये भी आप देख ले असाइनमेंट में, ठीक है, इसमें भी आप देखते, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लें कि ये आपके पास वी स्क्वायर है। सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम थी, तो आपको पता ही ना कि ये एल टी पावर -1 और इसके ऊपर आप स्क्वायर भी लगाएं डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, ये ऐसे लगाएं, ये आपके पास फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिए, ये भी आसान है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी आप देख लें, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आप देख लें, ये भी काफ़ी आसान है। सो ये आप देख लें, घर में इसको सॉल्व करें। अगर आपको कोई इशू हो तो फिर मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। चैनल को फिर लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी कर लें अगर कोई यहाँ पे इशू है, और तो फिर मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना स्टूडेंट।